students, let us start. Hello, good morning beta. Now we are going to continue our chapter first of political science. कल हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस तरह से अपने फैसलों को अल्पसंख्यक पर थोपने की कोशिश करता है। सबसे पहले वहां पर 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया गया, एक साइड रखा गया। सिंगली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें सबसे पहले आरक्षण दिया गया, प्राथमिकता दी गई और उसके बाद संविधान में भी ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण करेगी। उसके बाद आपका एक बॉक्स पे टॉपिक है गृह युद्ध या बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद ये है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, संख्या में ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, वहां पर वो अपने मनचाहे ढंग से शासन पेश कर सकता है। बहुसंख्यकवाद लिखते रहा करो बेटा, जो चीज मैं लिख पाती हूं। बहुसंख्यकवाद का मतलब संख्या में ज्यादा लोगों का समुदाय, और ये ऐसा समुदाय होता है जो मन चाहे ढंग से देश में शासन स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत व इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। यानी उसको 1% अगर ये अनदेखा करना पड़े कि कहीं पर अल्पसंख्यकों की किसी बात को ना माना जाए, तो उसकी अवहेलना कर सकते हैं, उसकी बात को नहीं मान सकते हम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि गृह युद्ध क्या है और श्रीलंका के संदर्भ में इसका वर्णन करो। तो किसी भी देश में दो विरोधी समूहों के बीच हिंसक लड़ाई को हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध। क्या कहेंगे? दो समुदाय, चाहे वो किसी भी तरह से भाषा को लेकर हो, धर्म को लेकर हो या किसी और बात को लेकर उनमें कोई भी विवाद खड़ा हो, कोई भी हिंसक टकराव हो, वो क्या कहलाता है? गृह युद्ध। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ ये जातीय समूहों के बीच टकराव के कारण हुआ। इसमें क्या होता है? हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं डर के मारे कि भाई लड़ाई झगड़े होने लगे, हिंसा भी हो सकती है, मारकाट हो सकती है, हम मारे जा सकते हैं, तो कुछ डर के मारे अपने स्थान को परिवर्तन कर लेते हैं। समझ आ रहा है बेटा? हेलो, हाँ जी। और कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं एक मुल्क से भागकर दूसरे मुल्क में शरणार्थी यानी शरणार्थी दूसरे क्षेत्र में जाकर वो आश्रय लेकर रहना शुरू करते हैं, वो कहलाते हैं शरणार्थी। इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के काम धंधे ठप हो जाते हैं। ये तो जाहिर है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसका रोजगार तो खत्म हो जाएगा, उसकी आजीविका के साधन बिल्कुल खत्म, उसके घर दुकान मकान जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो भी एक तरह से खत्म, क्योंकि वो एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा। या गृह युद्ध में इतना हिंसक टकराव कई बार हो जाता है कि लोग मारे जाते हैं, मारे गए तो भी उनकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा यूज करेगा। तो इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बहुत भारी संकट को पैदा करती हैं। तो बेहतर यही होना चाहिए, ये एक देश में होता है, दो खेमों के बीच में, दो समुदायों के बीच में। कोशिश ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो उसको टाल दिया जाए, बीच का कोई ऐसा समझौता किया जाए, ऐसी कोई बात को इस ढंग से माना जाए कि दोनों समुदाय जिन जिन के बीच टकराव है वो शांति से मिलजुल कर रहे। लेकिन बेल्जियम में तो इसका एक आधार बनाकर एक निष्कर्ष निकाला गया, एक तोड़ निकाला गया जिसके पीछे वहां पर शांति से लोग रह पाए। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने तो खुद ने ही बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। आपने पढ़ा ना कि उन्होंने संविधान में एक प्रावधान दे दिया कि बौद्ध मत को संरक्षण देंगे, सिंगली को राजभाषा बना दिया, तो सरकार ने यह गलत कर दिया, खुद ही उसने बहुसंख्यकवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया, अल्पसंख्यकवाद को पीछे धकेला। तो उसकी वजह से वहां पर संघर्ष बढ़ता गया और कोई ऐसा सरकार ने कोशिश भी नहीं की, कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि जिसके पीछे वहां पर कोई समाधान निकलता, कोई सुलझेड़ा होता जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे शांति से अपना जीवन कायम कर पाते।
यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। मैंने दोबारा थोड़ा सा रिपीट करा दिया ताकि जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे वो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से आज के टॉपिक को क्लियर कर। क्लियर? बेटा म्यूट करके नहीं बैठा करो, आप रिस्पॉन्स दिया करो ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ जी। अब आज हम पढ़ेंगे इससे आगे एक एक करके इन सरकार, आपकी बुक का पेज नंबर 3 है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद टॉपिक है, तीसरा स्टैंजा है इसका। एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए, पेंसिल साथ में लेके बैठ लीजिए। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। लिख लो, बेगानापन का मतलब होता है उनमें एक ऐसी परायेपन की भावना का भरना। बेगानापन का मीनिंग है परायापन, कि भाई हम तो इस देश के हैं ही नहीं, तभी तो हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है। इसको लिख लिया करो आप, ये मीनिंग जब आप याद करोगे ना फिर आपको दिक्कत आएगी। क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट तो फिर समझने के याद कर सकते हो आप। श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर किसमें बेगानापन बढ़ाया? जो श्रीलंका के तमिल लोग थे, सिंगलियों की वजह से उनमें परायेपन की भावना का एहसास हुआ। उन्हें लगने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। बढ़िया बात कही है। क्या उन्हें ऐसा लगने लगा, मतलब परायेपन की भावना उनके अंदर क्यों आई कि बौद्ध धर्मावलंबी के बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक दल है उस समय जिस भी धर्म का प्रभुत्व था वो सब उसके साथ थी, बौद्ध धर्म के साथ थी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उस समय देश में थी, श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम, श्रीलंका में थी वो, और जितने भी बड़े नेता थे वो भी सब इसको महत्व देते थे सिंगली को, क्योंकि सरकार ने उसको महत्व दिया तो बाकी पार्टियां तो उसके साथ चलेंगी। और उनके इनको क्या लगने लगा, मूल तमिलों को, कि उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। असंवेदनशील का मतलब है कोई भी उनके लिए कोशिश नहीं कर रहा है, सब उनकी भावनाओं को नकार रहे हैं। असंवेदनशील, किसी को भी उनकी इमोशंस की परवाह नहीं है, सब उनके प्रति चिंता मुक्त है, किसी को उनकी चिंता नहीं है। असंवेदनशील का मतलब है चिंता ना होना, किसी की भावनाओं को ना समझना। क्लियर इतना? हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बेटा? हाँ, मेरे को बीच में रिस्पॉन्स देते रहो क्योंकि नेट इश्यू, कभी मैं बोलती रहूं और मुझे पता ही ना लगे कि आवाज भी नहीं आई। थोड़ा सा बिल्कुल आप थोड़ा सा ना सचेत रहो, जब मैं पूछूं तो मुझे जवाब दो। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। उनके अंदर बेगानेपन की भावना क्यों आई? क्यों, किस चीज को देखकर आई? कि उन्हें लगा, किस चीज को देखकर आई कि सभी राजनीतिक पार्टियां क्या है, बौद्ध धर्मावलंबी बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों का नेतृत्व कर रही है, यानी सिंगली को प्राथमिकता दे रही है। पहला उनका नाराजगी का कारण ये था। दूसरी उनमें भावना कब आई कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। इसकी संविधान सबसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता होती है, जब उसके प्रति विश्वास उठ गया, उनको लगने लगा कि संविधान भी ऐसा कर रहा है, संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। अधिकारों से वंचित कर रही है का मतलब दूर कर रही है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च शक्ति है और संविधान में भी प्रावधान दे दिया कि भाई सिंगलियों की चलेगी, सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ऐसे लोग फिर कहां जाएंगे, उनके मन में निराशा आ गई।
उनके हितों की अनदेखी कर रही है। राजनीतिक अधिकार कौन से होते हैं? राज्य की तरफ से सभी को समान अधिकार मिलना, शिक्षा हो, धर्म हो, भाषा हो, जाति हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को राज्य समान समझे, चाहे वो किसी भी टाइप का आदमी है। धर्म, भाषा, जाति, लिंग, रंग, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, वो होता है राजनीतिक अधिकारों की समानता। लेकिन यहाँ आपने देखा, जितना पढ़ा उससे हमें निष्कर्ष तो निकल रहा है ना कि यहाँ पर राजनीतिक समानता नहीं थी, सिंगलियों को ज्यादा महत्व दिया गया था और तमिलों को कम दिया गया। क्लियर है इतना बेटा? हेलो, बोलो। हाँ, और तीसरा क्या कि उनके हितों की अनदेखी हो रही है। किसकी? तमिलों के। उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है, यानी उनके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच रहा है, कि अनदेखा किया जा रहा है। सब कुछ जो भी फैसिलिटी दी जा रही है वो सब सिंगलियों को दी जा रही है। तो इससे तमिलों को नाराजगी थी। परिणाम क्या हुआ कि तमिल और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। किस किस के? तमिल और, आप यहाँ ये ध्यान रखना, तमिल और सिंगलियों में विवाद हुआ था, गृह युद्ध की स्थिति बनी थी, यहाँ पर हुआ भी था, स्थिति बने क्या भी हुआ ही था तमिल और सिंगलियों के बीच। इतना क्लियर है? उसके बाद आगे पेज नंबर 4 निकालिए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब कम थोड़ी थे ये भी, इन्होंने क्या किया, कई बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहा, संविधान के अनुसार संविधान को भी सचेत करना चाहा, जो भी संविधान को बनाने वाले लोग थे उन तक अपनी बात को पहुंचाया। लेकिन जब उनको लगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने क्या किया, राजनीतिक पार्टियां बनाई। उन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीतिक बनाने शुरू करी। तमिल को राजभाषा बनाने, 3 मांगे थी तमिलों की, कौन कौन सी? ये तो थे उनके झगड़े के कारण। वो क्या चाहते थे तमिलों ने, मतलब उनको बेगानापन क्यों महसूस हुआ, परायपन की भावना क्यों आई। अब तमिलों की मांगे क्या थी, किसको लेकर ये इतना झगड़ा कर रहे थे? तमिलों की मांगे क्या थी, क्या चाहते थे? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, जैसे सिंगली को बनाया वैसे ही तमिलों को, तमिल भाषा जो है, तमिल को क्या बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए। 3 नंबर का बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दे लेना। मोस्टली क्वेश्चन ये 3, तमिलों की क्या मांगे थी और तमिलों में बेगानेपन की भावना क्यों महसूस हुई। कई बार ये पूरा कमाई 5 नंबर में आ जाता है, कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसको ध्यान से याद कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन याद नहीं करते बच्चे, इसको याद कर लेना। दूसरी, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना, यानी अपने क्षेत्र में उन्हें हर प्रकार की आजादी हो जो जिस तरह से उनको मिली हुई थी सिंगलियों को। क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना यानी नौकरियों में, रोजगार में और शिक्षा में उनको सभी समान अवसर प्राप्त हो। तीसरी मांग क्या थी कि रोजगार में समान अवसर मिले, रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो, ये 3 मांगे थी। और तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लेकर नकारा गया। जब इन्होंने ये 3 मांगे रख दी तो जहां जहां भी तमिल लोग रहते थे वहां से तीनों मांगे उठकर आई, लेकिन सरकार ने फिर भी इनको नहीं माना। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था वहां पर स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। क्या कि वो चाहते थे तमिलों की एक सरकार अलग से बन जाए। स्वतंत्र तमिल सरकार की मांग की गई लेकिन नहीं मानी गई। श्रीलंका में 2 समुदाय के बीच परस्पर अविश्वास में, दोनों समुदाय के बीच सिंगली और तमिल, ना तो कोई इनमें आपस में बनती थी, ना ये एक दूसरे पर भरोसा करते थे। इस अविश्वास ने क्या किया, एक बड़े हिंसक युद्ध का रूप लिया, टकराव का रूप लिया,
वो टकराव क्या कहलाया? गृह युद्ध। गृह युद्ध होता है एक ही देश के बीच दो समुदायों का आपस में हिंसक लड़ाई होना, झगड़ा होना बड़े स्तर पर। अब आपसे कोई पूछ रहे कि उस हिंसक झगड़े के क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। देखो, लड़ाई के कारण कभी भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो एक फैमिली में हो, चाहे वो एक समाज में हो, चाहे वो एक देश में हो या विदेश के साथ, कभी भी झगड़े का अंत अच्छा नहीं होता। वही श्रीलंका में हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की, एक के नहीं दोनों की लड़ाई होगी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पिटता रहेगा या अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। दोनों तरफ से हमले हुए, दोनों के अनेक परिवार शरणार्थी बन गए, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे, दूसरे क्षेत्रों में रहे। उनके आजीविका के साधन खत्म हो गए, हजारों लोग मारे गए, रोजी रोटी चौपट हो गई, काम धंधे ठप हो गए। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो सबसे अच्छा है। मतलब कहा जाए तो एक तरह से जो श्रीलंका है छोटा देश है, लेकिन आर्थिक विकास इसका बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत की दृष्टि से यहाँ पर बहुत मतलब फैसिलिटीज है, और शिक्षा सभी लोग तकरीबन शिक्षा प्राप्त होते हैं। लेकिन वहां के गृह युद्ध ने इन सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में अनेकों परेशानियों को पैदा कर दिया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका में बेल्जियम सरकार ने श्रीलंका में किस तरह से गृह युद्ध की स्थिति पनपी और उसके परिणाम क्या निकले, गृह युद्ध के रिजल्ट्स क्या निकले। आपके क्वेश्चन साथ साथ में भेज रही हूं, आप लिखते रहना। अब श्रीलंका ने कोई कोशिश नहीं की, ना इनकी सरकार ने की, ना कोई संविधान में ऐसा प्रावधान बना कि दोनों समुदायों के एक संतुष्टिजनक बीच का वार्तालाप किया जाता और एक सोल्यूशन दिया जाता। नहीं हुआ, परिणाम क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। आपने ये ध्यान रखना। उसके बाद हम आगे चलते बेल्जियम की समझदारी। देखो, झगड़ा बेल्जियम में भी हुआ भाषा को लेकर, कहीं किसी भाषा के लोग ज्यादा थे, कहीं कम थे, लेकिन बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया। उसकी सरकार ने आशंका भाप ली थी कि वहां पर झगड़े बढ़ेंगे और गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, विनाश होगा, लोग मारे जाएंगे, नुकसान होगा। उसने क्या किया, उस स्थिति को कैसे संभाला, आगे हम पढ़ते हैं। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। जो बेल्जियम के नेता थे समझदार निकले। आपको समझ आ रहा है बेटा? हेलो, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षेत्रीय जो अंतर था, कहीं पर किसी भाषा के लोग थे, कहीं पर किसी भाषा के लोग थे, और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। अब हम यहाँ लेते हैं बेल्जियम ने क्या फैसला किया। सबसे पहले बेल्जियम का फैसला, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्षेत्रीय स्वायत्तता को स्वीकारा कि हाँ भाई, जहां किसी भी तरह के लोग हों, लेकिन उनको क्षेत्रीय आजादी मिलनी चाहिए, उनको समानता होनी चाहिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता, वो कहीं भी आ जा सके, किसी भी भाषा को बोल सके, ये फैसला लिया। उन्हें क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता की, कोई किसी भी भाषा को माने, सांस्कृतिक में आती है, भाषा, शिक्षा, ये सब सांस्कृतिक अधिकार में आते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने क्षेत्रीय अंतर को स्वीकारा कि कोई कहीं भी रहे, किसी भाषा को बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा कि हाँ, सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी देश में एक शांति होनी चाहिए। 1970 और 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बेल्जियम में 4 कौन से संविधान में संशोधन किए गए। देखो, किसी भी नियम को मुंह जबानी हम नहीं स्थापित कर सकते कि भाई ये नियम बना दिया कल से लागू हो जाए, ऐसा नहीं। उसकी पहले विचार विमर्श होता है, समिति बैठती है, उस पर सलाह मशवरा होता है, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं कि भाई इससे विवाद तो खड़ा नहीं हो जाएगा, इसके परिणाम अच्छे भी निकल कर आएंगे कि नहीं, हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत महीने, 2 महीने, 3 महीने, हो सकता है साल साल 200 साल भी लग जाते हैं। उस बात पर विचार विमर्श किया जाता है, सहज फैसला नहीं होता, फिर उसको संविधान में लिखित रूप में लिया जाता है, फिर उसको लागू किया जाता है। तो बहुत लंबी प्रोसीजर है। और देखो, इसके लिए बेल्जियम की सरकार ने बिल्कुल भी मतलब आनाकानी नहीं की। उनको लगा था कि इस स्थिति को संभालना जरूरी है, इसलिए उन्होंने संविधान में एक नहीं
कितने संशोधन किए? 4। एक संशोधन में इतना लंबा समय लगता है, तो इन्होंने तो 4 संशोधन किए। तो कौन कौन से संशोधन किए? अंडरलाइन करते जाना, लिखते जाना। देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास नहीं हो, उसको ये ना लगे कि मैं तो इस देश का नागरिक ही नहीं हूं, तभी तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी मिलजुल कर रह सके, इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पना से उन्होंने कितना अच्छा किया। कोई देश ऐसा आज तक नहीं कर पाया। बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ऐसा समाधान, ऐसा रास्ता अभी तक किसी ने नहीं निकाला था। बेल्जियम के मॉडल की जानकारी के लिए यहाँ साइड में बॉक्स दे रखा है, इसको आप देख लेना। संविधान में पहला प्रावधान क्या रखा गया, आप टिक कीजिए इसको। क्वेश्चन बनेगा कि बेल्जियम की संविधान में कौन से 4 संशोधन किए गए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पर, यहीं पे डाल लीजिए। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें जो भी मंत्रिमंडल होगी, जो भी मंत्री परिषद होंगे, उसके मंत्रियों की संख्या में डच बोलने वाले भी और फ्रेंच बोलने वाले भी दोनों तरह के लोग होंगे और बराबर बराबर होंगे। जितने डच बोलने वाले मंत्री होंगे उतने ही फ्रेंच बोलने वाले होंगे। मान लो मंत्रिमंडल में 100 आदमियों की जरूरत है, 50 की जरूरत है, तो आधे आधे दोनों तरह के लोग होंगे जो दोनों भाषाओं को बोलते होंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत होगा। यदि कोई कानून बनाना भी पड़ा, मंत्रियों की संख्या समान होगी, तो झगड़े का तो पहला कारण तो खत्म हो गया। फिर भी किसी कानून को बनाने की जरूरत महसूस होगी, तो सांसदों का बहुमत, सांसद कौन होते हैं? जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, वो सांसद कहलाते हैं। तो सांसदों का जो बहुमत है, यानी जो बहुत ज्यादा वोटों से जीत कर आएगा, उसके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। जब मंत्रियों की संख्या समान होगी तो कोई भी फैसला होगा तो बहुमत से होगा, फिर तो उसमें कोई विवाद ही नहीं है कि भाई जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा, मान लो 50, हम एक एग्जांपल ले लेते कि 100 की मंत्री परिषद बनी होगी, 50 10 होंगे, 50 फ्रांसी बोलने वाले होंगे, लेकिन 50 से तो नहीं जीतेंगे, बहुमत तो 50 से नहीं बनेगा, ये तो बराबर बराबर बना। बहुमत किससे बनेगा? जब दोनों लोग वोट देंगे और ज्यादा संख्या में देंगे, तो इसका मतलब दोनों की रजामंदी होगी ना, फिर वहां तो झगड़ा ही खत्म हो गया। उसके एक तरफा फैसला नहीं होगा, बहुमत जिसको मिलेगा उसकी बात को माना जाएगा, उसके पक्ष में फैसला होगा। पहला प्रावधान, झगड़ा खत्म। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। मान लो केंद्र के पास बहुत ज्यादा काम है, जैसे हमारे यहाँ भारत में केंद्र सरकार के अधीन नीचे राज्य सरकारें काम करती। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का जो वजन है उसको बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो हल्का किया जा सके। जैसे कि हम अपने स्कूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे स्कूल में एक चेन सिस्टम बना हुआ है। मैनेजमेंट का काम कौन हल्का करता है? मैडम। मैनेजमेंट ने कोई भी चीज लागू करनी है, कोई बनाना है नियम स्कूल के हित में, या कोई और चीज वहां पर लग रहा है, जरूरत है कि बच्चों के बेनिफिट के लिए ये चीज लगानी चाहिए, तो विचार विमर्श करती है मैनेजमेंट। उसमें मैडम उसको एक शेड्यूल देती है, उसका एक आधार बनाती है, टाइम टेबल बनाती है, उसका रिकॉर्ड रखेंगी किस किस को किस चीज के लिए नियुक्त किया जाए। उसके बाद मदद करती हैं टीचर्स उसको अप्लाई करने में। इसी तरह से सरकारों की मदद करते हैं मंत्री। कोई भी फैसला जो आएगा वो सब मंत्री जिस तरह से उसके हक में फैसला देंगे वही मान्य होगा। तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, जैसे मैनेजमेंट की शक्ति मैडम को दे दी गई, मैडम की थोड़े से कामों का बोझ हल्का करके टीचरों को दे दिया। अगर सारे काम मैडम या सर ही करें तो फिर टीचर्स क्या करेंगे? फिर टीचर्स तो मतलब काम उनका, मैडम का तो भार हल्का ही नहीं हुआ ना। मैडम की मदद के लिए कोऑर्डिनेटर्स रखे गए कि जो भी रिपोर्ट्स हमें देनी है, हमारा भी टाइम बचे कि बार बार हम मैडम तक जाते हैं, अपनी बात को हम कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैडम तक पहुंचा सके। तो उससे एक सिस्टम बना, एक डिसिप्लिन बना और काम सही ढंग से चलने लगा। इतने बड़े, मान लो 2,500-3 हजार बच्चों का एक स्कूल चलाना व्यवस्थित ढंग से बहुत बड़ी बात होती है। उसको चलाने के लिए कितने लोगों को रखा गया है, एक सिस्टम बनाया गया। उसी तरह से सरकारों का भी एक सिस्टम होता है। केंद्र सरकार की मदद के लिए मंत्रिमंडल होती है, राज्य सरकारें होती हैं और स्थानीय सरकारें होती है। इसी तरह से वहां पर
बेल्जियम में भी केंद्र सरकार की जो बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत सारे काम थे, वो दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दिए गए। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं है, और किसी विशेष मामले में ही केंद्र सरकार से वो सलाह ले सकती हैं, उनका इंटरफेयर केंद्र सरकारें कर सकती हैं। लेकिन राज्य सरकारों को ये पावर दी गई कि वो अपनी स्वायत्तता पर अपने राज्यों का शासन चलाए। तीसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की राजधानी। वहां पर एक तीसरी अलग सरकार है, और दोनों समुदायों का, दोनों कौन से? फ्रेंच और डच, दोनों समुदायों का वहां पर समान प्रतिनिधित्व है, समान नेतृत्व है। फ्रेंच भाषा लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच बोलने वाले कम लोग थे, उन्होंने इस बात को माना, और डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का, दोनों ने बात को माना। डच वालों ने तो केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व माना, और फ्रेंच भाषियों ने ब्रुसेल्स में समान अधिकारों वाली बात को अपनाया। तभी तो झगड़ा खत्म होगा। कोई एक तरफ से बढ़ेगा, दूसरी तरफ से दूसरा बढ़ेगा, तो बात खत्म होगी। अगर दोनों अड़े रहेंगे एक ही बात पे, तो कभी झगड़ा खत्म नहीं होगा। चौथा, केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा, यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ नोट करना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरे सरकार की, एक तीसरी स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया है। चौथा प्रावधान, सामुदायिक सरकार बनाई गई। इस सरकार का चुनाव एक भाषा बोलने वाले ही लोग करेंगे, कोई डच नहीं, कोई फ्रेंच नहीं, अलग अलग इलाकों में बन सकती है, लेकिन भाषा के एक ही लोग होंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वो कहीं भी रहते हो, सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं। जैसे हमारे गांव में पंचायत होती है ना, ऐसे वहां अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें, ये सामुदायिक सरकारें बना दी गई। इस सरकार को 3 अधिकार दिए गए। कौन सा? संस्कृति का, शिक्षा का और भाषा का। मेन मुद्दे यही होते हैं लड़ाई के। तो ये तीनों अधिकार इसको दे दिए गए, और इन पर फैसला लेने का अधिकार भी सामुदायिक सरकार को दिया गया। टाइम क्या हो गया? कहीं हम कल की तरह लगे रहे? हाँ जी बेटा, आपका टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ टिक करके पेंसिल से छोड़ दो। इतना ही करेंगे आज तक। हमने बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन आपस में टकराव को खत्म करने के लिए किए गए थे, वो चारों मैंने पढ़ा दिए। बहुत सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज आपने दोबारा से रीडिंग करनी है, और जो भी क्वेश्चन मैंने दिए वो सारे आपने करने। ठीक है, कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम होगा, फिर वहां लेट हो जाऊंगा। इंटरेस्ट बन रहा है तुम्हारा? मजा आ रहा है पढ़ने में? हेलो, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि ये लेसन समझ आएगा जब सेकंड आएगा, जब थर्ड आएगा, क्यों? इसी से ये एग्जांपल देते देते वो आगे बढ़ेगा। यहाँ भाषा, जातीय समुदाय को लिया, आगे इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए बढ़ेगा। किस तरह से टकराव हो सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, किस तरह से संविधान में संशोधन हो सकते हैं, कि चीज को राइटर समझाते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ नहीं हो, अनदेखा कर रहे हो, तो फिर आप आगे के लेसन बहुत मुश्किल समझ आएंगे आप। सबसे पहले अपनी बेटा हाँ जी, अटेंडेंस को क्लिक करके जाना बेटा, अपनी अटेंडेंस को क्लिक कर दो। ओके, हेलो हेलो, हाँ जी, लीव आउट द क्लास, यू कैन गो बेटा, गुड डे।